हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉट एंड फार्मा पे। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो दोस्तों इसमें हमने देखा था यूनिट 1 स्टार्ट किया था और उसमें पहले 2 वीडियो लेक्चर्स हमने कवर किया जिसमें हमने देखा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है और दूसरे वीडियो में हमने लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड द रूल्स के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे ओवरऑल जो भी सिलेबस आने वाला है इसके लिए भी हमारे लिए ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी डेफिनेशंस और लीगल डेफिनेशन और रूल्स जो भी हैं, जितने भी शेड्यूल्स अपेंडिक्सेस वगैरह हमने पढ़े हैं, वो सारे चीज़ें आगे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स के अंदर जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब में इसके यूज़ होने वाले हैं, सब जगह आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो दोनों नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो दोनों वीडियो देखें, फिर आपको ये लेक्चर आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस दोनों की वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप पहले से जाके उस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज के लेक्चर में हम इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। तो मतलब कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ ड्रग्स है जिसका इंपोर्ट प्रोहिबिट किया हुआ है। इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, और लाइसेंस और परमिट के अंदर हम कौन कौन से ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के अंदर इंपोर्ट से हम क्या समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों प्रोविजंस ऑफ एक्ट क्या कहलाता है। प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अंदर क्या क्या 4 प्रोसेस थे: इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो ये 4 चीज़ें थे जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहलाता था, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी गाइडलाइंस बनाए गए इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के प्रोसेस को ठीक करने के लिए, ताकि अगर ये चारों प्रोसेस ठीक हो जाए तो फार्मास्यूटिकल फील्ड, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जितने भी है, जो भी इलीगल चीज़ें हो रही है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो यूनिट 1 में हम मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट को कवर करने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स को यूनिट 2 में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट को। तो दोस्तों इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सॉरी, इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि दोस्तों इंपोर्ट करना मतलब किसी अनदर देश से अपने यहाँ पे इंपोर्ट करना या मंगवाना, ठीक है। एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि भेजना, और इंपोर्ट मतलब होता है मंगवाना, मतलब अपने पास लेके आ रहे हैं अलग से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने ही कंट्री के अंदर किसी अनदर स्टेट से लेके आ रहे तो उसको इंपोर्ट बोले, उसको भी इंपोर्ट बोलते हैं, बट वो अनदर कंडीशंस में है। बट यहाँ पे इंपोर्ट से क्या रिलेशन है कि फ्रॉम अनदर कंट्री और नेशन, मतलब अगर हम किसी दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से अगर हम किसी भी तरह का ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे रूट है, जैसे कि रेल रूट से हम मंगवाते हैं, रोड रूट से मंगवाते हैं, एयर रूट से मंगवाते हैं, ओशियन रूट यानी कि सी रूट से मंगवाते हैं। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं जिसकी तरह हम ड्रग्स का या किसी भी तरह का कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन से कि द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इज़ लाइकवाइज गवर्न बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। मतलब इंपोर्ट ऑफ ड्रग जो भी एक प्रोसेस है, अगर हम किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करना चाहते हैं, किसी भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को फॉलो करना होगा। मतलब जितने भी इंपोर्ट के क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है, ये सारे चीज़ें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के द्वारा ही की जाएगी, फॉलो की जाएगी, तभी हम किसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डेट आर अलाउड टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आर इम्पोर्टेड विथ अ लाइसेंस। मतलब कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक जिसको हम इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम लाइसेंस के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। मतलब बिना लाइसेंस के हम कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं अपने देश के अंदर। आगे देखते हैं कि सर्टन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एज लॉन्ग एज दे मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंपोर्टेशन एंड आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कैन बी इंपोर्टेड विदाउट अ लाइसेंस। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक भी हैं, ठीक है, जो अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहा है, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बिना किसी लाइसेंस की मदद से मंगवा सकते हैं। मतलब कुछ ही ऐसे ड्रग है जिसको जो स्टैंडर्ड क्वालिटी को फुलफ़िल कर रहा है, उसी को हम बिना लाइसेंस की मदद से मंगवा सकते हैं। वरना जितने भी ड्रग्स या भी जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होगी। दोस्तों अगर हम मान लो किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी ड्रग्स का या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका हम क्वालिटी सबसे मैटर करता है। तो मान लो हम खुद ही
एग्जामिन कर सकते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका हम क्या मंगवाएंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही मंगवाएंगे ना, कोई नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो नहीं मंगवाएंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी का मंगाएंगे जो बेस्ट हो, बेस्ट थेराप्यूटिक एक्टिविटी देने वाला हो, ठीक है, लो टॉक्सिसिटी शो करता हो। तो मतलब जो हमारे लिए अच्छा होगा हम उसी को इंपोर्ट करेंगे ना, मतलब नॉ स्पूरियस ड्रग्स तो नहीं मंगवा लेंगे, एडल्ट्रेटेड मिस ब्रांडेड ये सब ड्रग्स तो नहीं मंगवा लेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है, जो ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रहा होगा, मतलब किसी देश में बैन है, वहाँ पे किसी पर्पज़ से बैन हो गया वो मेडिसिन और अपने कंट्री में मंगवा के हम उसका यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा ये सब चीज़ें सही नहीं है ना, तो हम ये सब चीज़ों का इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, मतलब कि ऐसे कौन कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स हैं जिसका इंपोर्ट इंडिया में बैन किया गया है, मतलब किसी भी कंडीशंस में हम उसका इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अ डेट बियॉन्ड विच इम्पोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड इज सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनाउंस इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डेट फिक्स किया जाता है जिसके बाद वो ड्रग्स को बैन कर दिया जाता है, मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाता है कम्प्लीटली कि, और अनाउंस कर दिया जाता है, यानी कि मेंशन कर दिया जाता ऑफिशियल गैजेट्स में कि अब ये ड्रग्स इंपोर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशंस में, तो उस डेट के बाद कोई भी उस ड्रग्स का इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एनी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिकेशन, एनी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिकेशन और कॉस्मेटिक, मतलब कोई भी ऐसा मेडिसिन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स जिसका क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं हो, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी हो, मतलब वो अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, ख़राब क्वालिटी का हो, तो हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब अपने कंट्री में हम ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट इंपोर्ट करके क्या करेंगे, अपनी कंट्री की पब्लिक को ख़राब प्रोडक्ट देंगे ना, बेकार प्रोडक्ट देंगे, उससे क्या होगा, हमारे पब्लिक ही सफ़र करेंगे। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मंगाने ही नहीं है जो स्पूरियस हो या फिर मिस ब्रांडेड हो या फिर किसी तरीका का नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। आगे देखते हैं कि एनी ड्रग डैट हैज़ बिन मिसलेबल्ड स्पूरियस काउंटरफिट और टेम्पर्ड विद, मतलब कोई भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक ऐसा है जो कि मिसलेबल्ड किया हुआ है, स्पूरियस हो यानी कि काउंटरफिट यानी कि ख़राब, और टेम्पर्ड यानी कि एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट किया हुआ, तो ऐसे ड्रग्स का हम नहीं इंपोर्ट करेंगे किसी भी कंडीशंस में भी। आगे देखते हैं कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक डेट रिक्वायर्स अ लाइसेंस टू इंपोर्ट, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका इंपोर्ट करने के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रग्स है जो शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर आती है, जिसको हाईली प्रोविजंस के अंदर इंपोर्ट किया या फिर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है गवर्नमेंट प्रोविजंस के अंदर ही, तो ऐसे ड्रग्स का इंपोर्ट हम बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एनी पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिकेशन लैकिंग अ जेन्युइन रेसिपी और अ लिस्ट ऑफ एक्टिव कंपोनेंट एंड देयर अमाउंट, मतलब कोई भी ऐसा पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं जो अपने नाम पे पेटेंट करवा रखा है, ठीक है, बट उसको बनाने का जो भी जेन्युइन तरीका है, जो भी जेन्युइन रेसिपी है, और लिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि जो भी API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स उसमें दिए गए हैं, ठीक है, और कितनी अमाउंट में दिए गए हैं, अगर ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसके लेबल्स पे या पैकेजिंग पे नहीं शो कर रहा, तो हम ऐसे ड्रग्स का इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस में, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। आगे देखते हैं कि एनी मेडिकेशंस और कॉम्बिनेशंस डेट प्रोमिसेस टू ट्रीट और प्रिवेंट एनी ऑफ द डिजॉर्डर लिस्टेड इन शेड्यूल जे, मतलब कोई भी ऐसा मेडिकेशंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स है, कोई भी ऐसा दवा और दवाओं का कॉम्बिनेशन जो प्रोमिस करता है कि शेड्यूल जे, तो दोस्तों शेड्यूल जे के अंदर क्या था, इसीलिए मैंने बोला था कि आपने पहले अगर दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप पहले से जाके उस लेक्चर को देखो ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ सकें, ठीक है, क्योंकि अगर आपको शेड्यूल जे के बारे में याद होगा तो आपको ये लाइन आसानी से याद आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा, बट अगर आपको शेड्यूल जे के बारे में नहीं याद हो तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों शेड्यूल जे में क्या था, शेड्यूल जे में ऐसे डिजीज़ को मैंशन किया गया था जो क्यूरेबल डिजीज़ नहीं थे, जो मतलब कोई भी ठीक नहीं कर सकता, किसी भी ड्रग से ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा मेडिसिन और कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है जो प्रॉमिस करता है कि शेड्यूल जे के अंदर जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को इंपोर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है, क्योंकि शेड्यूल जे के अंदर ऐसी डिजीज़ है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक फॉर विच इट इज़ इलीगल टू मेक सेल और डिस्ट्रीब्यूट इन कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब कोई ड्रग्स का, मतलब मान लो इंडिया में कोई ड्रग्स ऐसा है जो बैन कर दिया गया है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, तो अगर हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी कंट्री में अगर वो बैन किया गया किसी पर्पज़ से या फिर इलीगल है, ठीक है, जैसे अभी हम अफीम का बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं या फिर कोकेन के ऐसे बहुत सारे इलीगल यूजेज हैं, अगर हम उससे रिलेटेड कोई भी ड्रग्स का या फिर कंपोनेंट्स का इंपोर्ट करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो
इलीगल है, हम उसका नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स का। एनी मेडिकेशन दैट इज़ नॉट लेवल्ड और पैकेज इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट्स रूल। एक्ट्स मतलब डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब कोई भी मेडिसिन जो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लेबल नहीं किया गया या फिर पैकेज नहीं किया गया, किसके अकॉर्डेंस में, डीएनसी के एक्ट के अकॉर्डेंस में, तो ऐसे ड्रग्स को या फिर ऐसे फार्मास्यूटिकल्स को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एनी कॉस्मेटिक्स दैट हैज़ अ कंपोनेंट दैट कुड मेक इट डेंजरस और हैजार्डस। मतलब ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक है जिसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स हैं जो उसको डेंजरस और हजार्डस बना रहा है, ठीक है, तो ऐसे कॉस्मेटिक्स को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक हुज इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड बाय एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक और ड्रग है जिसका इंपोर्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है या फिर बैन किया गया, तो हम ऐसे ड्रग्स का भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ ड्रग्स जिसका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से प्रोहिबिटेड है उसका इंपोर्ट, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो भी ड्रग हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मिस लेवल ड्रग, स्पूरियस या काउंटरफिट और टेम्पर्ड ड्रग्स जैसे हैं उसको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस के कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम लाइसेंस के मदद से ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रग्स जो लाइसेंस के बिना नहीं इंपोर्ट हो सकते उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स हैं जिसका जेन्युइन रेसिपी और लिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं शो कर रहा, तो हम उसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो शेड्यूल जे के डिजीज़ को या फिर बीमारी को क्यूर करने की प्रोमिस करते, क्लेम करते, तो हम ऐसे ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स जो इलीगल है या फिर बैन है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे बैन लगा हुआ, तो हम ऐसे ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा उसके अकॉर्डेंस में कोई भी प्रोडक्ट का लेबलिंग नहीं किया गया, पैकेजिंग नहीं किया गया, तो हम उसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कॉस्मेटिक है जो डेंजरस और हैजार्डस कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स को कैरी कर रहा है, तो हम उसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और कुछ कॉस्मेटिक्स और ड्रग ऐसे जो प्रोहिबिट किया हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा, तो हम इसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतने डेफिनेशंस मैंने, इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, तो इसमें से आप 6-7 याद कर लोगे, ये सफिशियंट है। और ऐसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों कि जैसे कि आप अपने आप पे एज्यूम लेके आप खुद भी आंसर बना सकते हो, खुद भी आंसर लिख सकते हो। जैसे आप सोच सकते हो अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो आप किस किस टाइप के ड्रग्स को इंपोर्ट करेंगे, किस टाइप के ड्रग्स को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली किस टाइप्स के ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है, तो उसके बारे में लिखना है। तो आप खुद से एज्यूम करके भी आप सोच समझ के आंसर बना सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस क्या होता है कि छूट, मतलब क्या, इसको हम बिना लाइसेंस के भी हम किसी भी ड्रग्स को या कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। द ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस, मतलब जो भी प्रोविजंस नियम कानून लगाए गए, ठीक है, एग्जेम्प्टेड मतलब उससे छुटकारा, मतलब प्रोविजंस के बिना। रेगुलेटिंग द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब जो नियम कानून रेगुलेट कर रहा है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स को, ठीक है, उसके बिना हम कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ ड्रग्स है जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली। तो आइए देखते हैं टेबल में क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्जाम्पशंस। आगे देखते हैं कि सब्सटेंसेस नॉट इंटेंडेड फॉर मेडिसिनल यूज, मतलब क्या कह रहा है कि जो कोई ऐसा सब्सटेंस जो मेडिसिनल यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे ड्रग्स को, ऐसे कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से बिना लाइसेंस की मदद से। जैसे कि दे कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी बिना रेस्ट्रिक्शन, बिना रुकावट के हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ दे आर इम्पोर्टेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड द इम्पोर्टर, मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है वो डिक्लेयर करता है कि दे आर बीइंग इम्पोर्टेड फॉर पर्पज अदर देन मेडिसिनल, जो मतलब जो भी इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो अगर डिक्लेयर कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से बता रहा है कि जो भी प्रोडक्ट वो मंगा रहा है, ठीक है, वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए नहीं मंगा रहा, वो अनदर पर्पज़ के लिए मंगा रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि मटेरियल्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल C1 डेट आर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर एंड मीन फॉर मेडिसिनल यूज, मतलब शेड्यूल C1 के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, बट वो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से यूज़ करना है, ठीक है, नो कि हमें मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो हम ऐसे चीज़ों को भी हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑल इंपोर्ट रेगुलेशंस आर वेव, मतलब जो भी इंपोर्ट रेगुलेशन है वो हटा दिया जाएगा, वेव्ड मतलब हटा दिया जाएगा। विद द एक्सेप्शन, कब, जब डेट द इम्पोर्टर मस्ट पोसेस अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल क्लासिफाइड इन शेड्यूल C and C1, मतलब अगर जो भी मैन्युफैक्चर उसके पास पहले से लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग करने का, किसका, शेड्यूल C and C1 ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस है, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी मटेरियल C1 and C शेड्यूल के अंदर जो भी ड्रग्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम मंगवा सकते हैं, बट उसका मेडिसिनल यूज़ नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज बोथ ड्रग्स एंड आर्टिकल, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बोथ ड्रग्स
के पर्पज़ से भी यूज़ हो रहा है और आर्टिकल यानी कि खाने पीने के पर्पज़ से भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि लैक्टोज हो गया, ओट्स हो गया, पाउडर्ड मिल्क है। तो ये सब चीज़ों का यूज़ ओट्स मतलब मेडिसिन और खाने के पर्पज़ दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि नियम एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल लॉज गवर्निंग इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट करने के लिए जो भी लॉज बनाए गए, ठीक है, जो भी उसके लिए नियम कानून है, गाइडलाइंस है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मतलब जो भी नियम कानून है सबसे अलग कर दिया गया इसको, मतलब इसके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ जिंजर, सिनेमॉन, पीपर, क्यूमीन एंड ऑल अदर कंपेरेबल सीजनिंग एंड स्पीसीज डेट आरेंट ऑफिशियल ग्रेड, मतलब ऐसे जिंजर, सिनेमॉन, पीपर, क्यूमीन एंड ऐसे जो भी सीजनेबल स्पीसीज है, ठीक है, इसका भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी इंपोर्ट लाइसेंस का, और इसके लिए भी जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो इस पर लागू नहीं होते हैं। तो हमने देखा अभी तक दोस्तों कि कुछ ऐसे ड्रग्स जिसका इंपोर्ट हम कंप्लीटली तरीके से नहीं कर सकते, पूरी तरीके से बैन है, और कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में देखा जिसका हम फ्रीली तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस पे कोई भी रूल्स, रेगुलेशन और क्राइटेरियन नहीं है। और आगे देखते हैं दोस्तों इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका इंपोर्ट हम लाइसेंस की मदद से कर सकते हैं, मतलब लाइसेंस हमारे पास होगा, अगर हम लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उसका हम इंपोर्ट अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि दोस्तों लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर ड्रग इम्पोर्टेशन, मतलब ड्रग का इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस का कंपलसरी है, नेसेसरी ही है, इसके बिना हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशंस में नहीं कर सकते। द लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग बॉडी, लाइसेंस हमें कब इशू होगा, जब हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, किसको, अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग बॉडी, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उसको हम लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट सारे फॉर्म आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, उसको हम फिल करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी, उसको हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो हमारा इंस्पेक्ट करेगा, जो भी चीज़ है जांच परख करेगा, उसके बाद हमें लाइसेंस इशू करेगा, अगर हम वैलिड होगा तो। लाइसेंस इज़ वैलिड अप टू 31 दिसंबर ऑफ द ऑन गोइंग ईयर, मतलब जो भी लाइसेंस इशू होगा, ठीक है, वो 1 ईयर के लिए ही होता है, ठीक है, और उसका 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले हमें रिन्यूअल करवाना होता है। लाइसेंसी शुड इन्फॉर्म टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इफ़ एनी चेंजेस, मतलब लाइसेंसी जो भी है जिसके नाम से लाइसेंस है, अगर वो अपने कोई भी चेंजेस करता है, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर क्वांटिटी के रिलेटिव चेंज करता है, या फिर किसी भी टाइप का चेंजिंग करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस के अंदर चेंज करता है या फिर कोई भी चीज़ का चेंज करता है, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को तुरंत ही इन्फॉर्म करे, ठीक है। आगे देखते हैं इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, तो कौन कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं लाइसेंस और परमिशन के अंदर, परमिट के अंदर, तो आइए देखते हैं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट करता परमिशन किस किस क्लास ऑफ ड्रग्स के लिए, तो देखते हैं, आइए बारी बारी से। ड्रग्स लिस्टेड इन शेड्यूल सी एंड C1 एक्सक्लूडिंग दोज लिस्टेड इन शेड्यूल एक्स, मतलब जो भी ड्रग लिस्टेड है शेड्यूल सी एंड C1 में और अनदर देन शेड्यूल एक्स में, तो ऐसे जो भी ड्रग्स का हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग्स लिस्टेड इन शेड्यूल एक्स, अगर शेड्यूल एक्स के अंदर जो भी ड्रग्स है, अगर हम उस टाइप के ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड फॉर टेस्टिंग, एनालाइजिंग और एग्जामिनेशन, मतलब अगर हम स्मॉल क्वांटिटी किसी भी ड्रग्स का या फिर कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, किस पर्पज़ से, टेस्ट करने के पर्पज़ से, एनालाइज करने का और एग्जामिनेशन करने के पर्पज़ से, तो इसके लिए भी हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज़, मतलब हम पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो हम इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए भी हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इंपोर्ट लाइसेंस की। आगे देखते हैं एनी न्यू ड्रग, अगर हम कोई न्यू ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी इसके लिए हमें एक नए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों बारी बारी से इस सब के बारे में कि इन सब के लाइसेंस के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस को फुलफ़िल करने पड़ेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा, और इस जिसकी वजह से हमें लाइसेंस इशू होगा और हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग दोज लिस्टेड इन शेड्यूल एक्स, अगर हम इस ऐसे ड्रग्स जो शेड्यूल सी एंड C1 में है और अदर देन शेड्यूल एक्स में है, मतलब इस ड्रग्स को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें क्या क्या कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा वो देखते हैं। द लाइसेंसी नीड्स टू हैव इनफ स्टोरेज स्पेस, मतलब जो भी लाइसेंसी है उसके पास इनफ स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, मतलब जैसे कि हमने देखा शेड्यूल सी एंड C1 में हम सब जानते हैं कि शेड्यूल सी एंड C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, सीरा, ये सब जो भी हाईली प्रोविजनेबल प्रोडक्ट है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसका हम इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का
कवर अप करते हैं। तो लाइसेंसी जो भी है उसके पास इनफ स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। मान लो अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए, सेप्टिक एरिया होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकें, तभी जाके लाइसेंस इशू हो सकती है। अगर मान लो उसके पास प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ही नहीं है, वो रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है मंगवा लिया और वो प्रोडक्ट्स ही ख़राब हो गया, तो ऐसे में उसका लाइसेंस ही इशू नहीं होगा। द लाइसेंस होल्डर इज रिक्वायर्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड्स द स्पेसिफिक ऑफ द ड्रग नेम एंड द बायर। मतलब जो भी लाइसेंस होल्डर है, ठीक है, उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा, किसका, जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, वो ड्रग से रिलेटेड, तो ड्रग का नेम और जो भी बायर है, जो खरीद रहा है, कौन सा ड्रग खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन या फिर जो भी परचेजिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। द लाइसेंसी मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर फॉर चेकिंग द रिकॉर्ड्स एंड द प्रीमाइसेस। जो भी लाइसेंसी है, ठीक है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर अगर उसके प्रीमाइसेस पे या फिर उसके रिकॉर्ड चेक करने के लिए आ रहा है, ठीक है, या फिर आस्क कर रहा है कि अपने प्रीमाइसेस को अलाउ करने के लिए, चेक करने के लिए, तो उसको अलाउ करना होगा, किसी भी हाल में करना होगा, ठीक है। द लाइसेंसी नीड्स टू प्रोवाइड द अथॉरिटी विद द सैंपल। मतलब अगर लाइसेंसी को अथॉरिटी को सैंपल चाहिए टेस्ट करने के लिए, तो लाइसेंसी को वो भी प्रोवाइड करना होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि हम सैंपल नहीं दे सकते या वगैरह, कोई भी नखरे नहीं चलेंगे, उनको सैंपल देना ही होगा अथॉरिटी को। द लाइसेंसी मस्ट बी अबाइड बाय द कमिटमेंट मेड इन द फॉर्म नंबर 9। जो भी लाइसेंसी है, ठीक है, जो भी लाइसेंस इशू करवाया है, ठीक है, तो उसको जो भी कमिटमेंट दिया गया फॉर्म नंबर 9 के अंदर, ठीक है, उससे अवेयर रहना, उसको जानकार रहना, उसके बारे में जानकारी रखना है, तभी जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ड्रग्स का जो कि शेड्यूल सी एंड C1 के हैं और शेड्यूल एक्स में नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। मतलब शेड्यूल एक्स के अंदर जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, तो शेड्यूल एक्स के अंदर कौन से ड्रग्स आते थे दोस्तों, कि हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में शेड्यूल एक्स के अंदर ऐसे ड्रग्स थे जो कि नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग्स थे, जिसका इलीगल यूज़ हो सकता था। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स थे, जो लोग नशे के पर्पज से यूज़ करने लग जाते हैं, इलीगल तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसको हाईली प्रोविजंस के अंदर, गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अंदर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको बहुत प्रोविजंस में रखा जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरे करने होंगे, तो देखते हैं कि यू नीड अ लाइसेंस। मतलब एक लाइसेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो पहले से ही ये जो भी शेड्यूल एक्ट के अंदर ड्रग है वो हाईली प्रोविजनेबल ड्रग्स हैं, तो इसके लिए तो लाइसेंस की कंडीशन मस्ट है। द लाइसेंसी नीड्स टू हैव अ इनफ स्टोरेज स्पेस। मतलब लाइसेंसी जो भी उसके पास इनफ स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। द एप्लीकेंट्स नीड्स टू बी वेल नोन इन देयर फील्ड ऑफ द वर्क, ट्रेड और कंपनी। मतलब जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अप्लाई कर रहा है इंपोर्ट लाइसेंस के लिए, ठीक है, जो कि शेड्यूल एक्स के ड्रग्स के लिए हैं, तो अपने काम में, अपने बिजनेस में और या अपने कंपनी में रेपुटेबल होना चाहिए, ठीक है, उसका नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, एक अच्छा नाम काम होना चाहिए, उसके अपने रेपुटेशन होना चाहिए। द लाइसेंस डैट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन शुड नॉट बी सस्पेंडेड और रिवॉक्ड। मतलब कैंसिल। जो भी एक बार लाइसेंस अगर दे दिया गया तो वो कैंसिल नहीं होगा या फिर वो सस्पेंडेड नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। मतलब स्मॉल क्वांटिटी, जो अगर हम कोई भी ड्रग का स्मॉल क्वांटिटी मंगवाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर किस पर्पज़ से, एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस पर्पज़ से, ठीक है, तो हम इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। यू नीड अ लाइसेंस। मतलब कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सब में सेम ही मिलेंगे आपको, तो वो आप देख लेना दोस्तों। कुछ कुछ पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स सेम ही मिलेंगे, तो आपके लिए वो आसानी होगा। यू नीड अ लाइसेंस इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 11। मतलब अगर हमें ड्रग्स ऐसे कुछ ऐसे ड्रग्स मंगवाने हैं जिसका पर्पस एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, तो इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 11 को फिल करना होगा, तभी हम उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। द लाइसेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी यूज द इम्पोर्टेड मेडिकेशन सोलिली फॉर द इंटेंडेड यूज एंड एट द लोकेशन डेजिग्नेटेड बाय द लाइसेंस। मतलब जो भी लाइसेंसी है, ठीक है, अगर वो कोई भी ड्रग का इंपोर्ट करना चाहता है, वो कोई भी मेडिसिन का इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसका वही यूज़ होना चाहिए जिस पर्पज़ से वो यूज़ करने के लिए इंपोर्ट किया गया, उसका अनदर यूज़ नहीं होना चाहिए, और उस लोकेशन पर ही यूज़ होना चाहिए जहाँ के लिए लाइसेंस इशू किया गया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रग मंगवा लिया और किसी और को दे दिया, तुम जाओ मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर टेस्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंपनी के लिए मंगवाए हैं तो आप अपनी कंपनी में ही उसका एग्जामिनेशन, टेस्ट, एनालिसिस जो भी है वो सब चीज़ें करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, a license is required to maintain record of the amounts
मैन्युफैक्चरर्स नेम्स एंड द इम्पोर्ट डेट, मतलब जो भी लाइसेंसी है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा, किसका, जो भी अमाउंट्स है उसका, मैन्युफैक्चरर्स नेम का, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका नेम, और इम्पोर्ट डेट मतलब किस डेट को इम्पोर्ट किया है, कितना किया है, किससे किया है, वो सारा चीज़ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। यानी कि जब भी इंस्पेक्टर आए, इंस्पेक्शन पे आए, तो उसको रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरएमपी, मतलब कोई ऐसा पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग्स है, मान लो कि किसी को कैंसर हो गया या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो जिसकी ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो देखते हैं कि देयर मस्ट बी अ वैलिड पर्सनल यूजेज फॉर द सब्सटेंस, मतलब जो भी इम्पोर्टर है वो प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहा है या फिर कोई भी मेडिसिन का इंपोर्ट करना चाह रहा है, उसका वैलिड पर्सनल रीज़न होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तभी हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। द अमाउंट आउट टू बी अप्रोप्रिएट एंड सपोर्टेड बाय प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम आरएमपी, आरएमपी क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। द अमाउंट आउट टू बी मतलब हम उतना ही अमाउंट मंगवा सकते हैं जितना आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा या कम हम नहीं मंगवा सकते, वो जितना लिख के देगा डॉक्यूमेंटेड उतना ही हम उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। मोर देन 100 डोजेज आर लीगली इंपोर्टेड अंडर लाइसेंस फिलिंग फॉर्म 12A एंड बी, मतलब 100 डोज से ज़्यादा हम लीगली इंपोर्ट कर सकते हैं। कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय फिलिंग फॉर्म 12A एंड 12B, 12A एंड 12B फॉर्म को भर के हम 100 डोज तक लीगली इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसे पर्सनल यूज ऑफ मेडिकेशंस को जो आरएमपी के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और आगे देखते हैं एनी न्यू ड्रग्स, अगर हम कोई न्यू ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन है, लाइसेंस इज नेसेसरी, लाइसेंस तो ज़रूरत ही होगा। डॉक्यूमेंटेशन परटेनिंग टू क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द लाइसेंसी, मतलब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना होगा किसका, क्वालिटी का, प्योरिटी का और स्ट्रेंथ जो भी उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ मतलब जो उसका थेरापेटिक एफिकेसी होगा, ठीक है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल वाई के अंदर हमें देखने को मिलता है वो सब चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्री सबमिट करना होगा, तभी जाके हम किसी न्यू ड्रग्स का इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर हम इंपोर्ट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन से एप्लीकेशन को फिल करना होगा या फिर कितने ड्यूरेशंस के लिए हमें मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। फॉर फार्मास्यूटिकल्स अदर देन दोज इन शेड्यूल एक्स, मतलब कोई भी ऐसा फार्मास्यूटिकल्स जो, ठीक है, जो शेड्यूल एक्स के अलावा हो, एंड इम्पोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन फॉर्म 8, मतलब ऐसे ड्रग्स जो शेड्यूल एक्स के अलावा हो, ठीक है, इसको अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो हमें फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होगा बाय टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। एंड फॉर ड्रग्स इन शेड्यूल एक्स, अगर हम शेड्यूल एक्स के ड्रग्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें फॉर्म 8A को फिल करके सबमिट करना होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। शेड्यूल एक्स के ड्रग्स को सबमिट करने के लिए हमें फॉर्म 8A को फिल करना है, और शेड्यूल अदर देन शेड्यूल एक्स ड्रग जो भी है, शेड्यूल एक्स के अलावा जो भी ड्रग्स है उसको इंपोर्ट करने में फॉर्म 8 को फिल करना होगा। लाइसेंसेस आर ग्रांटेड इन फॉर्म 10 और फॉर्म 10A, मतलब हमें लाइसेंस इशू करवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 8 को भरना है, ठीक है, बट हमें लाइसेंस इशू किससे होगा, फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 10A से इशू होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब इंस्पेक्टर हमारे जो भी है इंस्पेक्शन कर लेगा प्रॉपर तरीके से, तब जाके ये इशू करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फ्रॉम फॉर्म 40 इज यूज टू अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें फॉर्म नंबर 40 को फिल करना होगा, ठीक है, विच इज़ देन इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म नंबर 41, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा फॉर्म नंबर 41 के द्वारा इंपोर्ट लाइसेंस इशू हो जाएगा। The manufacturer or his authorized agents in India with a valid license may apply for both the import license and the registration certificate, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज्ड एजेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसके पास वैलिड लाइसेंस है, वो अप्लाई कर सकता है दोनों इंपोर्ट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है और ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द इम्पोर्ट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैव अ 3 ईयर वैलिडिटी ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब अगर हम इम्पोर्ट लाइसेंस बनवा रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो जब एक बार बन जाता है उस डेट से 3 साल तक की वैलिडिटी होती है, लाइफ टाइम होती है एक बार लाइसेंस इशू होने के बाद, उसके बाद फिर से रिन्यूअल करवाना होता है। द एप्लीकेशन इज वैलिड अंटिल अदर्स आर पास्ट इफ इट इज सबमिटेड 3 months बिफोर द लाइसेंस और द सर्टिफिकेट एक्सपायर्स, मतलब अगर
सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले हमें 3 मंथ पहले ही उसे इन्फॉर्म करना होगा रिन्यूअल के लिए, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा, तो जो भी उसके एप्लीकेशन हो वो वैलिड नहीं होंगे। अगर वैलिड करना है तो हमें 3 मंथ पहले ही उसको इन्फॉर्म करना होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। आगे देखते हैं दोस्तों, परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्लेस को परमिट किया गया जहाँ पर ही इंपोर्ट करवा सकते हैं स्पेशल तरीके से, हम हर जगह इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया इज़ परमिटेड ओनली फ्रॉम फॉलोइंग प्लेस, मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं फिक्स हैं वहीं पे हम ड्रग्स का इंपोर्ट करवा सकते हैं अलग कंट्री से। तो इसके लिए अलग अलग रूट्स हैं। तो रेल रूट के द्वारा हम देखते हैं कि फिरोजपुर कैंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन फॉर ड्रग्स फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान से ड्रग्स का किसी भी ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिरोजपुर कैंटोनमेंट और अमृतसर रेलवे स्टेशन पे इंपोर्ट करवाना होगा। रानाघाट, बनगांव एंड मोहियासन स्टेशन फॉर ड्रग्स फ्रॉम बांग्लादेश, अगर हम बांग्लादेश से किसी ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं इसके लिए हमें रानाघाट, बनगांव एंड मोहियासन स्टेशन को रिफ़र करना होगा, वहीं पे इसका इंपोर्ट करवा सकते हैं हम। आगे देखते हैं बाई रोड रूट में रक्सौल फॉर ड्रग्स फ्रॉम नेपाल, अगर हम नेपाल से ड्रग्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें रक्सौल को चूज़ करना होगा बाई रोड रूट से, ठीक है। आगे देखते हैं बाई सी रूट, अगर हमें नदी से या फिर समुद्र से अगर किसी भी ड्रग्स का इंपोर्ट करना है तो हमें कौन कौन से प्लेसेस मिल रहे हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नावा शेवा, कांडला एंड कोची, तो ये सब जो भी पोस्ट हैं, सी पोस्ट हैं, हम वहाँ पे अपने ड्रग्स का इंपोर्ट करवा सकते हैं। और एयर रूट की बात करें तो हम चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, तो ये अलग अलग एयर रूट के एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे हैं जहाँ पे हम किसी भी ड्रग्स का और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये कुछ जगह थे जहाँ पे हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी अनदर कंट्री से किसी भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का। तो आगे देखते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लो जैसे कि हमने बोला था दोस्तों कि प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अंदर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स को कंट्रोल करना है। अगर हम ये 4 प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करते तो हमारा फार्मास्यूटिकल फील्ड प्रॉपर तरीके से और अच्छा तरीके से काम करेगा और एक अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े इंपोर्ट से रिलेटेड, कौन कौन से मेडिसिन का हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से मेडिसिन का हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मेडिसिन को हम लाइसेंस के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम और ये सब इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही, जो भी गाइडलाइंस क्राइटेरिया बनाए गए उसके अकॉर्डिंग ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, हम नियम तोड़ के अगर किसी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो ना करके हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को फेस करने होंगे। तो देखते हैं दोस्तों किस किस टाइप के ऑफेंसेस हैं और कितने पेनल्टीज़ हमको भरना पड़ सकता है। सॉरी। फर्स्ट है कि इंपोर्ट ऑफ एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग, मतलब हम किसी एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कॉस्मेटिक्स का, और एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच में भी हार्मफुल, मतलब ऐसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करें जो एडल्ट्रेटेड हो या स्पूरियस हो या फिर किसी तरह का ऐसा इंग्रेडिएंट कंटेन कर रहा हो जो कि हार्मफुल हो, ठीक है। तो ऐसे में हमें कितने पेनल्टीज़ कर सकता है। फर्स्ट कन्विक्शन, मतलब अगर हम ये गलती पहली बार करते हैं, ठीक है, तो इम्प्रिजमेंट अप 3 ईयर्स एंड फाइन अप टू 5, मतलब इम्प्रिजमेंट मतलब होता है जेल, तो हमें 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है फर्स्ट कन्विक्शन, यानी कि अगर ये गलती हम पहली बार करते हैं कि किसी एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस या फिर ऐसे ड्रग्स जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हो, ऐसे ड्रग्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमें 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है पहली बार में। अगर यही गलती हम बार बार करते हैं तो हमें 5 साल तक का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक अदर देन दोज रिफर्ड एज एबव द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ फॉरबिडन, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स का है जो बैन किया गया है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फिर भी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, 6 महीने तक का जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना, और दोनों ही, मतलब 6 महीने का जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अगर यही गलती बार बार होती है तो फिर 1 साल का जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 10A, मतलब कोई ऐसा ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो कि अंडर सेक्शन 10A जो भी नोटिफिकेशन दिए गए, गाइडलाइंस दिए गए अंडर सेक्शन 10A के अंदर, उसको उल्लंघन करके, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन यानी कि नियम को तोड़ के अगर किसी भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों हो सकता है। अगर यही गलती हम बार बार करें तो 5 साल तक का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों ही हो सकता है। तो ये थे हमारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज।
तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी कोई भी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, स्टे हेल्दी।